नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और जिसमें हम कल की क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 कंप्लीट कर आए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको मौलिक अधिकार अच्छे से समझ आ रहे होंगे और किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। चूँकि मैं काफ़ी सरल शब्दों में आपके समक्ष इन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बुकिस्ट जो लैंग्वेज होती है, किताबों की जो लैंग्वेज होती है, यदि मैं उसे ही आपके सामने लिखने लगूँ, बताने लगूँ, तो फिर मेरा आपको समझाने का, मेरा आपको पढ़ाने का, या फिर मैं जो उत्तरदायित्व समझता हूँ आपके प्रति, वो तो ना वो फुलफिल होगा और ना फिर आपको कोई इंटरेस्ट आ पाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि हमें बुक भी पढ़नी चाहिए तो नो डाउट आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि वहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिल सकती हैं। और जो मैंने आपको एक सरलता के साथ लैंग्वेज बताने का प्रयास किया है, सरल लैंग्वेज में आपको आर्टिकल्स को उसी तरीके से समझना होगा। इसी कड़ी में हम जो अगला आज अपना पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार 3। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बात देता है हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक। और इसका जो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है वो है आर्टिकल 23 व 24। हालांकि इसमें जो मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 17 भी कंसीडर किया जाता है और आर्टिकल 15 का 2 भी कंसीडर किया जाता है। इसकी चर्चा मैं करूंगा कि कैसे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप जब तक पीछे की चीजों को इंटर रिलेट नहीं करेंगे अगले टॉपिक्स के साथ, तो चीजें आपके लिए ज्यादा कठिन होगी और फिर समस्या फिर वही उत्पन्न होगी कि आपको चीजों को रटने की कोशिश करनी पड़ेगी या फिर रटना पड़ेगा। और मेरा फ्रॉम द बिगनिंग मेरा यही उद्देश्य रहा है, मैं इसी पर्पज को लेकर चला हूं कि आपको चीजों को रटना न पड़े। आप सरल भाषा में जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप अगर एग्जाम के क्वेश्चंस भी उठा के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हालांकि मैं आपके समक्ष अब जल्दी ही क्वेश्चंस की एक श्रृंखला, या जैसे ही पॉलिटी धीरे धीरे कंप्लीट होती है, तो जब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज तक कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपके समक्ष क्वेश्चनों की एक श्रृंखला भी लेकर आऊंगा, और जिसमें मैं हर डायमेंशन को इंटररिलेट करने की कोशिश करूंगा, उनका अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज मैंने आपको कहां पर पढ़ाई है, और उससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसी मैं आशा करता हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सबसे पहला आता है आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम को निषेध करता है। मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम को, मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, ये ज्यादा सही रहेगा। प्रतिबंधित करता है। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। दोनों का क्या तात्पर्य है, पहले ये समझ लें हम। मैंने कहा मानव दुर्व्यापार, मैं आपको बताऊं, हमारा देश क्या है, शुरू से ही शोषित
गरीब दलित पिछड़े वर्गों हमारा देश शोषित गरीब दलित पिछड़े वर्गों हमारे देश में, ऐसा सही रहेगा, हमारे देश में शोषित गरीब दलित पिछड़े वर्गों का शोषण होता रहा है, शोषण होता रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले आपने देखा कि हमारे यहां किस कदर गरीबी थी, किस कदर शोषण था, जातिगत भेदभाव कितना व्याप्त था, आज भी है, उस समय की तो हम क्या बात करें। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, संविधान निर्माता जो थे हमारे, वो इस बात को अच्छे से अनुभूत करते थे कि कैसे हम इस व्यवस्था को दूर करें। तो उन्होंने क्या किया कि इस स्थिति को दूर करने के लिए या फिर इस स्थिति का निराकरण करने के लिए उन्होंने हमारे जो शोषित गरीब दलित और पिछड़े जो वर्ग थे उनको क्या किया, एक फंडामेंटल राइट्स ही अलग से प्रोवाइड करा दिया, और जिसमें क्या कहा गया कि मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम को निषेध करता है या प्रतिबंधित करता है। हाँ, अब याद आ गया मेरा, निषेध करता है। यह बात यहां पर निकलकर सामने आई। जब यह बात यहां पर निकलकर सामने आई तो इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार में क्या आता है, पहले तो ये समझे। दूसरा, बलात्श्रम में क्या आता है, फिर इसे समझे हम, तो हमारा स्थिति क्लियर हो पाएगी। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। देखो दोस्तों, मानव दुर्व्यापार में दो चीजें आती हैं। नंबर एक, महिला पुरुष या बच्चों का वस्तु के समान खरीद बिक्री, यानी आप किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को क्या है, वस्तु के समान खरीद बेच नहीं सकते। ये किसके अंतर्गत आएगा? मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। ये क्या है? निषेध है। अगर ऐसा होता है तो किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 23 का उल्लंघन है, यानी आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। दूसरा दोस्तों, किसी को दास बना लिया जाए, दास बना लिया जाए, तो यह भी क्या है? आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, यानी शोषण के विरुद्ध। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें भी शोषण होता है और इसमें भी शोषण होता है। अब आप समझो, यदि आपने किसी महिला, पुरुष या बच्चे को पैसे देकर खरीदा तो आप उसके साथ एक जो आप अपनी संतानों के साथ व्यवहार करते हैं उसके साथ आप वो व्यवहार नहीं करोगे। इस कारण क्या है? आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करोगे, उसका शोषण करने की कोशिश करोगे। दूसरा, किसी को दास बना लिया, क्या किया कि आपने कुछ उससे फेवर किया और कुछ फेवर में लेके उसे अपना दास बना लिया। तो दास प्रथा भी क्या है? दास प्रथा आपने काफी सुनी होगी, मैं आपको आई थिंक बता के आया था। 1883 के एक्ट में दास प्रथा को इलीगल करार दिया गया बेंटिंग के समय में, और एलन बरो के टाइम में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ये बात मैं जब आपको संविधान का संवैधानिक विकास बता रहा था तो वहां मैंने इस बात को डिस्कस किया था। तो दास प्रथा भी क्या है? दास प्रथा भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में इंक्लूड होती है, और आर्टिकल 23 का क्या माना जाता है? वॉयलेंस माना जाता है कि आप आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 का वॉयलेंस कर रहे हैं या उसे वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट आती है बलात्श्रम। मैं ऊपर रफ करता हूं। बलात्श्रम
बलात्श्रम का जो व्यवहारिक जो लीगल व्यवहारिक जो इसका मीनिंग है वो यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, ये क्या कहता है? आपका बलात्श्रम कहता है। अब इसे भी आप व्यवहारिक तौर पर समझें। होता क्या था कि हमारा जब देश था, मतलब देश आजाद हुआ, आज भी देखते हैं बड़े बड़े जमींदार, हालांकि आज तो जमींदारी व्यवस्था नहीं है, जमींदार, सूदखोर, ये क्या करते थे कि व्यक्ति इनसे क्या ले लेते थे? इनसे ऋण ले लेते थे। और साहूकार, हाँ साहूकार, ये क्या है कि इनके द्वारा भी शोषण किया जाता था। और वास्तव में इसी चीजों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्या किया? मौलिक अधिकारों में समाहित किया। ये क्या करते थे कि ये जो व्यक्ति होते थे, सपोज एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति ने क्या किया? इन तीनों से कुछ फेवर मांगा, ठीक है। जमींदार, साहूकार, सूदखोर, ये एक्स व्यक्ति हैं। इसने क्या किया? इनसे कुछ फेवर मांगा। फेवर का मतलब कुछ मदद मांगी। सपोज इसने कुछ पैसे ले लिए। अब क्या होता था कि ये जो एक्स व्यक्ति हैं, इसे क्या था कि उस पैसे के बदले क्या था? इनके यहां बिना वेतन के काम करना पड़ता था, जिसे हम क्या कहते हैं? बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वेतन, जिसे हम बिना वेतन के काम करना या बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग क्या करते थे? वहां पर काम करते थे, और काम करते थे तो क्या था कि बिना पैसे के एक तो काम करना पड़ता था, जो पैसा इन्होंने लिया था वो ऋण के रूप में रहता था, और इनके द्वारा इन्हें प्रेशराइज किया जाता था, इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप या तो काम करें नहीं तो पैसा लौटाइए। और हद तो तब होती थी जब इनसे ब्याज भी लिया जाता था और वो मूलधन भी लिया जाता था, और प्लस बेगार भी कराई जाती थी, यानी बंधुआ मजदूरी भी कराई जाती थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात अच्छे से पता थी कि इतनी सारी कुरीतियां, इतनी सारी समस्या अगर देश में व्याप्त हैं, तो हम यदि उनके लिए कोई प्रोविजन, उनके लिए कोई अधिकार, या फिर जो शोषित, वंचित या गरीब या दलित वर्ग हैं, उनके लिए यदि हम कोई भी प्रोविजन नहीं करते, कोई भी प्रावधान नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं संविधान में जो एक वैक्यूम की स्थिति है, जो एक खालीपन होगा, उसे यह शो करेगा। इस कारणवश इसे उसमें समाहित किया गया। ये बात हुई इसके बारे में। इंक देना हो उधर वाली, हाँ निकालने से। चलिए मैं रफ करता हूं। देखो दोस्तों,
इसके संदर्भ में आपको 2 एक्ट याद रखने हैं और कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये कब का है? 1948 का है। और एक है समान परिश्रमिक वेतन अधिनियम 1976 का है। ये बात आपको, ये दोनों एक्ट किसके अंतर्गत हैं? आर्टिकल 23 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। अब इन्हें भी समझ ले आप। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका भाई हो, पिता हो या रिश्तेदार हो, तो आपने देखा होगा तो वहां पर निर्धारित होता है कि 8 घंटे के लिए क्या है, 8 घंटे के आपको इतने रुपए मिलेंगे और उसके अतिरिक्त यदि आप काम करते हैं तो क्या है, उसके अतिरिक्त आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो यही क्या आता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। यानी आप जो भी कार्य करते हैं उसकी एक न्यूनतम परिसीमा होगी और जिसके आधार पर आपको क्या है, उसका पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है समान पारिश्रमिक वेतन अधिनियम। यह कहता है समान परिश्रम के लिए समान वेतन। समान परिश्रम के लिए समान वेतन की व्यवस्था कौन करता है? समान पारिश्रमिक वेतन अधिनियम 1976 का है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे कि समान परिश्रम के, यानी आप ऐसा नहीं, जैसे एक्स व्यक्ति है और वाई व्यक्ति है। अब ये 4 ईंट हैं, ये 4 ईंट हैं, ठीक है। अब एक्स व्यक्ति को क्या करना है? इन 4 ईंटों को कहां लेकर जाना है? 2 किलोमीटर की दूरी पर लेकर जाना है, ठीक है। अब इसने ये 4 ईंट यहां पर लाकर रख दी। वाई व्यक्ति है, इसे भी ये 4 ईंट लेकर कहां जानी है? 2 किलोमीटर की दूरी पर लेकर जानी है और इसने भी लाकर यहां रख दी। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्स को इसके बदले कुछ अलग फेवर दिया जाएगा या फिर वाई को कुछ अलग फेवर दिया जाएगा। यानी हम इसे, सरकार क्या करेगी? इसे 100 रुपए देगी, सरकार इन द सेंस या फिर इंस्टीट्यूशन, और इसे 50 रुपए देगी। तो ये क्या है? ये इलीगल है। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का वायलेशन माना जाएगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा और इसके आधार पर क्या है? दंडिक कार्रवाई हो सकती है। ये बात कहता है आपका समान पारिश्रमिक वेतन अधिनियम। ये जो अधिनियम बनते हैं, अधिनियम काफी आपने देखे होंगे, काफी सारे अधिनियमित होते हैं। वही बात है कि किसी भी कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें कुछ तय शर्तें समाहित होती हैं, जिसके आधार पर आगे के जो लीगल प्रोविजन है वो प्रोसीडिंग उनकी होती है और उनके आधार पर ही कार्य किया जाता है। और इसी में दंड का प्रावधान या फिर उसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, उसकी क्या सीमाएं होंगी, उनको भी उसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे आर्टिकल 23 की। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा मैं रेलिवेंट बता दूं आपको कि जैसे मैंने आपको वो क्या बताया, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, तो मैंने बताया इसका 15(2) से भी संबंध है और 17 से भी संबंध है। देखो दोस्तों, 15(2) मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर निवास के आधार पर क्या है, प्रोहिबिटेड नहीं किया जा सकता किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एंट्री के, ठीक है। अब एंट्री, और आर्टिकल 21 का भी कह सकते हैं हम। 17 छुआछूत, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। और मैंने कहा था कि हमारे संविधान में क्या है, अनटचेबिलिटी कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं है, उसका कहीं भी उसे परिभाषित नहीं किया गया है। और आर्टिकल 21 गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो ये क्या है कि अगर इनका
उल्लंघन होता है। तो आप सोचो, किसी व्यक्ति को बेच दिया गया तो क्या उसे वो अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है? वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एंट्री हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती। उसके साथ भेदभाव रहित भेदभाव का व्यवहार किया जाएगा, आर्टिकल 17 का वॉयलेंस। और जब उसे बेच दिया गया तो उसका आत्मीय जीवन क्या हुआ? दुखी हो गया, उसका गरिमामयपूर्ण जीवन जो था वो विखंडित हुआ कहीं ना कहीं। तो आर्टिकल 21 भी क्या हुआ? वॉयलेट हुआ। ये सब चीजें बताने का मेरा पीछे कारण यही होता है कि आप चीजों को एनालिसिस करें, उनके बारे में सोचें कि क्या क्या हो सकता है। सवाल यहीं से बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं। अब ट्रेंड पूरा हो चुका है। जो आप लूसेंट वगैरह या फिर अन्य जो बुक्स हैं, जो भी आजकल मार्केट्स में जितना भी कचरा आ रहा है, मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शनल हैं जो अच्छी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स को पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा अपना दावा है। तो आप, वही बात है कि जो ये शॉर्ट नोट्स आते हैं, वन लाइनर आते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप जीएस में सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। इतनी बात आपको समझनी है। क्योंकि मैं आपको एक तरीका बताऊं कि बुक्स में से पढ़ना क्या है, ये तो बहुत बाद की बात होती है, लेकिन बुक्स में से छोड़ना क्या है, ये पहली बात होती है। और इस बात को आपको अगर कोई बता सकता है, वो आपका काउंसलर बता सकता है, वो आपका गाइडर बता सकता है, और जो अच्छा टीचर होगा वो बता सकता है। मैं आजकल काफ़ी चर्चा परिचर्चा सुनता हूँ, काफ़ी कॉल्स भी आते हैं मेरे पास कि उत्तराखंड की बुक्स बता दीजिए, पॉलिटी की बुक्स बता दीजिए, एग्ज़ाम आ रहा है कौन कौन सी बुक्स लें। तो दोस्तों, इस भ्रम से निकलिए। जब तक आप इस तरीके से क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता कि मेरी क्लास ज्वाइन करो, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो मेरी क्लास ज्वाइन करो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप किसी और टीचर से भी पढ़ें। पर मेरा ये भी स्पष्ट दावा है कि आपको पूरे संविधान को अगर इस रूपरेखा में अगर आपको YouTube चैनल पर मिल जाए कोई, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं काफ़ी एनालिसिस करता हूँ और देखता भी हूँ, किसी ने फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से नहीं पढ़ा रखा है। और इसीलिए मैंने संविधान से ही मैं स्टार्टिंग करना चाहता था, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी मेरा फेवरेट है और उत्तराखंड भी। तो ये भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे गति आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप इस भ्रम से निकलिए, आप नोट्स बनाइए, और उसके बाद जो भी आपको लगे कि ये चीज़ें जरूरी हैं, न्यूज़पेपर के टच में रहिए, वहाँ से नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स को अपडेट कीजिए। 100% आपको सिलेक्शन टू सिलेक्शन आप टॉपर होंगे एंड आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। खैर, ये सब कुछ नॉर्मल बातें हैं, हम बात करते हैं आगे। लेकिन बस बात यही, इसका विकल्प कोई नहीं है, ये बात भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बेहतर है आज कर लें, या फिर 4 साल बाद करें, या फिर 6 साल बाद करें, या फिर 4 साल या 6 साल के बाद आप गिव अप कर दें कि हमसे तो हुआ नहीं, ये चीज़ हुई नहीं। तो ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो भगवान भी आपका साथ देता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने आगे। हाँ, इससे पहले एक चीज देख लेना आप, आर्टिकल 23 का एक अपवाद भी है। अपवाद कहें या ऐसे ही मान लें आप कि राष्ट्र सेवा को करने के लिए राज्य कुछ विशेष कानून बना सकता है, लेकिन राज्य इस कानून में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान में भेदभाव नहीं करेगा। इतनी बात। राष्ट्र सेवा को करने के लिए या राष्ट्र हित में अगर कुछ कार्य है उसको करने के लिए क्या है, राज्य विशेष कानून बना सकता है। और
मानव के साथ क्या है, यानी जो भारतीय नागरिक है उनके साथ जबरदस्ती का व्यवहार कर सकता है कि आप इस काम को करिए। लेकिन क्या है, राज्य इस कानून में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह बात इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल है और इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24, बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण, बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण से उन्हें मुक्ति का अधिकार, ये बात है। देखो दोस्तों, इसमें साफ कहता है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, हमारे संविधान में 14 इंडस्ट्री क्या है, स्पेसिफाई या विनिर्दिष्ट की गई है विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से कि इनमें 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने के लिए बाध्य या प्रतिबंधित किया गया है। क्या कहता है कि आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण से मुक्ति का अधिकार, यानी जो हजारडस इंडस्ट्रीज हैं, जो खतरनाक इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर उनमें काम करते हुए पाए जाते हैं तो ये किसका, आर्टिकल 24 का वायलेंस माना जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के जो विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है उसका उल्लंघन माना जाएगा और इसके अगेंस्ट में, यानी उस इंस्टीट्यूशन पर क्या हो सकता है, उस कारखाने पर क्या हो सकता है, दंडिक कार्रवाई हो सकती है, या फिर जो भी हमारी संसद ने कानून बना रखे होंगे उसके आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि जैसे आपने देखा होगा किसी होटल में छोटे बच्चे कार्य करते हैं या फिर बर्तन धोते हैं, वो हजारडस इंडस्ट्री में नहीं आते, वहां पर वो कार्य कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में आप न्यायालय में केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता। हालांकि नैतिकता के आधार पर आप उन बच्चों से बात कर सकते हैं, उनके गार्जियन से बात कर सकते हैं या फिर उस इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको इतनी जल्दी काम एंगेज नहीं होना चाहिए, पढ़े लिख लें तो आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, इस आधार पर उन्हें कहा जा सकता है। तो इस कारण क्या है, सिर्फ 14 इंडस्ट्री को क्या है, या फिर इसमें 1-2 और बढ़ गई होगी, उनका तो भी जिक्र नहीं है, लेकिन फिलहाल तक 14 ही हैं। तो ये जो 14 इंडस्ट्री हैं, अब आपको नाम जानने की कतई जरूरत नहीं है। अगर 1-2 जानना हो, जैसे कोल माइनिंग है, कोयल इंडस्ट्रीज है, या फिर जहाँ पर लोहे का गलाना होता है वो इंडस्ट्रीज होती है, या फिर अन्य जो भी एक्सेट्रा जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इन बच्चों 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो भी हमारा मौलिक अधिकार है, उसका ये उल्लंघन माना जाएगा और इस आधार पर उस पर दंडिक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब ये बात हुई हमारी आर्टिकल 23 की और 24 की। ठीक है दोस्तों,
कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने चाहिए। और नोट करके लिखिए आप, राज्य मानवाधिकार आयोग, हमारे यहां राज्य नहीं राष्ट्रीय, सॉरी, 1993 में गठित किया गया। ठीक है, देखो मानव अधिकार, अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, 2005 का है ये बात। देखो दोस्तों, चूंकि हमने आर्टिकल 23 पढ़ा तो वहां पर क्या था, मानवों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो इस आधार पर क्या है, मानव अधिकार उसका संज्ञान ले सकता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है अपने आधार पर संज्ञान लेके। इसी तरीके से बाल संरक्षण के अधिकार के संदर्भ में बाल संरक्षण अधिकार जो आयोग है वो भी इस संदर्भ में कार्य कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का प्रकरण है, हरिद्वार में एक अधिकारी थे, अच्छे नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अधिकारी थे अच्छे। वहां पर एक बच्ची क्या थी, काम कर रही थी और उसमें बाल संरक्षण अधिकार आयोग के जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग था उन्होंने उसे वहां से लिया, क्योंकि वो वहां पर जबरदस्ती रखी गई थी, वो वहां पर अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही थी। दो चीजें हैं, मर्जी से काम करना, और हालांकि जो 14 इंडस्ट्री बताई है वहां पर तो मर्जी से भी काम नहीं कर सकते, वहां तो 14 साल तक आप अगर आपकी मर्जी भी है तब भी काम नहीं कर सकते। वो प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड है, यानी प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है। तो इस वजह से क्या है, ये दोनों एक बच्चों के संदर्भ में कार्य करता है और दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसमें करता है। और यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को क्या सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई। सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई, यानी यूएनओ ने कहा कि जो भी मानव हैं पूरे विश्व में उनके क्या है, सबके अधिकार क्या है, समान है, यूनिवर्सल सबके राइट हैं। तो ये तीनों सवाल पेपर में आ रखे थे और यही कारण है कि चीजों को आप अलग करके न पढ़ें, चीजों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ें। यदि आप शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23-24 पढ़ें तो आपको ये चीज जरूर याद आनी चाहिए कि ये चीज भी ऐसी होती है। कारण यही है कि आप मानवाधिकार को अलग खोजते हैं, बाल संरक्षण को अलग खोजते हैं, फिर आप लास्ट में जाते हैं, फिर आप यूएनओ की सार्वभौमिक अवधारणा, वन लाइनर, यही 10 सवाल हो जाएंगे। अब इसी के आधार पर मैं 100 सवाल बना दूं तो क्या 100 सवाल याद करने की जरूरत है या फिर आपको 30 से 35 मिनट का लेक्चर देखने की जरूरत है? तो सिंपल सी बात है, यही होता है कॉन्सेप्ट, और इसी के आधार पर हम स्टडी को सुचारुपूर्वक चलाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। कल की क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे और उसके आगे फिर अल्पसंख्यक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।